Hello students, good morning. Students, today we shall discuss about your next question. And your next question is the qualities of a good textbook in the teaching of social studies at secondary school level. प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व होता है? एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसका सामाजिक शिक्षण में महत्व क्या है और उसके गुण क्या है? आज हम विशेष रूप में गुणों के ऊपर बात करेंगे, क्वालिटीज। और जो आपकी लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने बात की थी कि मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल स्टडीज। सामाजिक शिक्षण की अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। और आज हम बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तक जो है सामाजिक शिक्षण की, उसकी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक हो या किसी दूसरे विषय की पाठ्य पुस्तक हो, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक का टीचिंग और लर्निंग की जो हमारी प्रोसेस है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले होता है। यहां तक सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक का सवाल है तो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक इज अ स्टोर हाउस ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज विच द स्टूडेंट्स कैन यूज इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अर्थात जो सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक है वह मूलभूत सूचनाओं का एक भंडार होता है जिसका प्रयोग विद्यार्थी विभिन्न रूपों में कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ टीचिंग भी आप लोग इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीबी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं सोशल स्टडीज की जो गुण है, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की। सो दो प्रकार की जो इसकी क्वालिटीज हैं उनमें आप डिवाइड कर सकते हैं क्वालिटीज को। यू कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सटर्नल क्वालिटीज एंड इंटरनल क्वालिटीज। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशल स्टडीज की जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसकी इंटरनल क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, जिनकी जो उनकी आंतरिक या भीतरी जो गुण है वो उसमें क्या होने चाहिए। सो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। और जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है या आप कह सकते हैं द फॉलोइंग अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल स्टडीज मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग इंटरनल क्वालिटीज। और सबसे पहले इंटरनल क्वालिटीज में हमने बात की है नंबर 1 के ऊपर। स्टूडेंट्स देखिए, ये है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु का चयन। हिंदी में कहेंगे विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। सबसे पहले बात आती है कि जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कंटेंट है सोशल स्टडीज का, स्टूडेंट्स, उसका चयन जब हम करते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कौन से गुण या क्वालिटीज होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द वेरियस क्वालिटीज। सबसे पहले नंबर 1 के ऊपर हमने बात की है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड मीन्स उद्देश्य केंद्रित या उद्देश्यों पर आधारित। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कंटेंट या विषय वस्तु का चयन करते समय एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड या जो कंटेंट है वो उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग की जो प्रोसेस है मेरे विद्यार्थियों वह एक पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल प्रोसेस होती है। अगर उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमारा जो विषय वस्तु है या जो कंटेंट है वह ऑब्जेक्टिव के ऊपर आधारित होना चाहिए कि विषय वस्तु का उद्देश्य क्या है, हम कौन से उद्देश्य को लेकर के बच्चों को सिखा रहे हैं, हम उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज, क्या चीजें पैदा करना चाहते हैं। देन नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का मतलब है विश्वसनीय सूचना।
या विश्वसनीय सूचना, या सूचनाएं यानी कि इंस्ट्रक्शंस। सब्जेक्ट मैटर का चयन करते समय इस चीज को देखा जाता है कि जिस मैटर को या विषय वस्तु को हमने शामिल किया है वो कितना विश्वसनीय है। वो मतलब इसका मतलब तो फिक्शंस के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वो विश्वसनीय सूत्रों से दिया जाना चाहिए। नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे एडिक्वेट कंटेंट। अब देखिए एडिक्वेट कंटेंट का मतलब है उचित विषय वस्तु। स्टूडेंट्स, उचित विषय वस्तु का मतलब है कि जो सब्जेक्ट मैटर है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, एज, क्लास, एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अर्थात जो विषय वस्तु है वह विद्यार्थियों की उम्र, उनकी मानसिकता, उनकी कक्षा, उनकी रुचि और उनकी जो योग्यताएं हैं उसके अनुसार होना चाहिए। देन विद्यार्थी नेक्स्ट हम बात करेंगे अप टू डेट कंटेंट। अप टू डेट कंटेंट का मतलब है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो सामाजिक शिक्षण है या सोशल स्टडीज है ये एक डायनामिक एंड चेंजिंग सब्जेक्ट है या डिसिप्लिन है। समय समय में जब भी हमारे समाज के अंदर परिवर्तन आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट्स या सोसाइटी की नीड्स के अनुसार, तो हमारा जो सामाजिक शिक्षण का विषय वस्तु है पहले विद्यार्थियों वो भी परिवर्तित होता जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के ज्ञान को, उनके नॉलेज को अप टू डेट रखने के लिए जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी तरफ पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो हमारा जो विषय वस्तु है वो अप टू डेट होना चाहिए। देन हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड कंटेंट। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड कंटेंट का मतलब है कि एक संयुक्त विषय वस्तु या संयुक्त सब्जेक्ट मैटर, इंटीग्रेटेड कंटेंट। हम जानते हैं कि जो सामाजिक शिक्षण है वह एक संयुक्त विषय है। इट इज एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड सब्जेक्ट। इट मीन्स दैट सोशल स्टडीज draws its instructions or subject matter from the various disciplines like history, political science, geography, philosophy, sociology, anthropology, natural sciences and fine arts, etc. इसलिए जो सामाजिक शिक्षण का विषय वस्तु है पहले विद्यार्थियों वो क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देन हम एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया, लिंकिंग विद लाइफ। अब देखिए लिंकिंग विद लाइफ का मतलब है कि जो हमारा विषय वस्तु होगा उसका चयन करते समय ये देखा जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ और उसका संबंध होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड बैलेंस। अब देखिए कंटिन्यूटी एंड बैलेंस का मतलब है कि जो टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस होती है इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसको निरंतर बनाने के लिए उसके अंदर कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है, निरंतरता का होना बहुत जरूरी है और उसके अंदर एक समन्वय और जो संतुलन है उसका होना भी बहुत जरूरी है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया है और उसमें ये जो सब पॉइंट्स है उसके ऊपर हमने बात की। देन हम बात करेंगे नंबर 2 जो आपका मुख्य बिंदु है या पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट का मतलब है कि जो विषय वस्तु है उसको किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करें, उसका संगठन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आता है डिवीजन इनटू सेक्शंस। स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, डिवीजन इनटू सेक्शंस। सर्वप्रथम उसको सेक्शंस में डिवाइड करना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, उसको सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। देन उसके बाद क्या है, डिवीजन इनटू यूनिट्स। सेक्शन में डिवाइड करने के बाद हम उसको यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कीपिंग एंड टू फैसिलिटेट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। फर्दरमोर वी विल डिवाइड द कंटेंट इनटू यूनिट्स। देन स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है, साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब देखिए साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है कि हमारे जो सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक है
उसमें सब्जेक्ट मैटर को जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें साइकोलॉजिकल अप्रोच का ध्यान रखें। अब देखिए साइकोलॉजिकल अप्रोच या जो साउंड होती है, साउंड साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम नॉन टू अननोन जाते हैं, डिफिकल्ट टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, कंप्लीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। सो इन चीजों का ध्यान जो है वो भी रखा जाएगा। तो उसमें साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो होना चाहिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लचीला संगठन। देखिए लचीला संगठन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्कूल के हमारे जो बच्चे हैं यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो विषय वस्तु है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसको हम फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था जिसके ऊपर हमने बात की। नंबर थर्ड पे क्वेश्चन हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो है उसको करते समय किन चीजों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए या पाठ्य पुस्तक में किन चीजों को शामिल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा। कि सबसे पहले बात आ जाती है कि जब हम अपने विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, तो भाषा क्या है? लैंग्वेज इज अ फिजिकल एंड वर्बल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। इसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी शामिल करते हैं, प्रिंटेड सिंबल्स को भी शामिल किया जाता है। सो सबसे पहले जो हमारी भाषा है वो उचित होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग। देखिए इंटरेस्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले विद्यार्थियों रुचिपूर्ण या रोचक। अब देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन करने का, जो प्रस्तुति करने का जो सिस्टम है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग का मतलब है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और टीचर जो है वो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। ये ना हो कि क्लास के अंदर एक डलनेस, एक इंडिफरेंट एटीट्यूड या मोनोटोनियस जो है सिचुएशन पैदा हो और बच्चे हमारी बात को सुने ना। इसलिए हमारा जो प्रेजेंटेशन करने का जो स्टाइल है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। टीचर का जो स्टाइल है वो थोड़ा ह्यूमियस भी होना चाहिए, ह्यूमियस होना चाहिए। बच्चे उसमें फ्रेश रहें, टीचर को सुने भी, बच्चों का मनोरंजन भी हो और पढ़ाई की तरफ उनका जो ध्यान है वो भी रहे। नंबर नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब भी हम विषय वस्तु को प्रेजेंट करते हैं तो हम पहले कुछ मोटिवेशनल क्वेश्चन जो है या प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो है वो स्टूडेंट के साथ करते हैं, उनको अपने कॉन्सेप्ट की तरफ लाने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या पहले से बच्चे उसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो उसके अंदर मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। एंड दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स मस्ट बी मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर फर्दर स्टडीज। देन हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गुड मेथड ऑफ या सजेशंस फॉर गुड मेथड ऑफ लर्निंग। देन हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन में कि एक अच्छी सामाजिक शिक्षण की पाठ्य पुस्तक में जो बढ़िया अधिग्रहण करने की हमारी जो विधियां हैं उनके बारे में भी परामर्श होना चाहिए। अब देखिए जैसे छोटे बच्चों के लिए सोशल स्टडीज के अंदर जो स्टोरी टेलिंग मेथड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बच्चे कहानियों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो भी हमारी जैसे अर्ली मैन की जो स्टोरी है उसके बारे में बताना, डिस्कवर साइंटिस्ट और जो हमारे सेंट्स हुए हैं, जो हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं, ग्रेट रूलर्स हुए हैं, ग्रेट मैन एंड वीमेन हुए हैं, इन सभी के विषयों को स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से बताया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, चाहे वो डिस्कशन मेथड हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, विभिन्न प्रकार के मेथड हैं। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में जो गुड मेथड्स ऑफ लर्निंग है उनके बारे में सजेशंस होने चाहिए। देन सजेशंस फॉर टीचर। हमारे जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं या जो हमारे प्यूपिल टीचर्स हैं उनके लिए भी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो परामर्श है वो दिए जाने चाहिए। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका नंबर 4 के ऊपर जो मेन हेडिंग आता है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है मौखिक संचार, ठीक है।
जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो मौखिक संचार में आता है। वो सारा कुछ हमारी जो इंटरेक्शन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बच्चों के साथ टेक्स्ट नोट के माध्यम से होती है। तो उसमें सबसे नंबर 1 के ऊपर सूटेबल वोकैबुलरी। कि सूटेबल वोकैबुलरी का मतलब है उचित शब्दावली। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारी जो शब्दावली है वो उनके मानसिकता के अनुसार होनी चाहिए, उनकी समझ के अनुसार होनी चाहिए, उनकी उम्र के अनुसार और कक्षा के अनुसार होनी चाहिए। अगर हम उसमें कोई भारी भरगम या लटेरी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो वोकैबुलरी है सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि उचित होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। हमारे जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, बच्चों को पढ़ाते समय वो साधारण होने चाहिए, सरल होने चाहिए और वो सिंपल होने चाहिए। देन स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग। अगर हम ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं कक्षा के अंदर, या बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड का जो प्रयोग करना है वो अनिवार्य होता है, तो उसके ऊपर पीपल टीचर जो भी लिखेगा या अध्यापक जो भी लिखेगा, उसमें जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए या वो सही होने चाहिए। देन है करेक्ट पंक्चुएशन। व्याकरण के दृष्टिकोण से जब भी हम पंक्चुएशन का प्रयोग करते हैं, कहीं भी पॉजिंग करते हैं, कहीं भी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों का ध्यान जो है पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट विद्यार्थियों रखा जाना चाहिए। देन है एडिक्वेट एग्जांपल्स। जब भी कक्षा के अंदर आप लोग एग्जांपल्स देते हैं तो वो एग्जांपल्स उचित होनी चाहिए, मतलब वो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हैं उप विषय वस्तु उससे रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 5 के ऊपर हम बात करेंगे असाइनमेंट्स, यानी कि जिसको आप होमवर्क भी बोलते हैं। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, उप विषय को या सब टॉपिक को पढ़ाते हैं या किसी यूनिट को खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं। अब जो असाइनमेंट है उसमें सबसे पहले रेलिवेंट एक्सरसाइज, यानी कि उचित आपका अभ्यास कार्य। जो अभ्यास कार्य है वो उचित होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू योर टॉपिक और सब टॉपिक। नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब है कि उसके अंदर बच्चों की मेंटल एबिलिटी को जो है बढ़ाने के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम उसमें एक आध लॉन्ग क्वेश्चन भी रखेंगे, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स भी होने चाहिए, ट्रू फॉल्स वगैरह भी उसमें स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। तब उसकी वाइड कवरेज जो है उसको हम कहते हैं, तो उसमें वाइड कवरेज होनी चाहिए। रियल प्रोजेक्ट। अब देखिए रियल प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जब भी हम प्रोजेक्ट बच्चों को करवाने के लिए देते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि रियल प्रोजेक्ट का मतलब है कि रियल एंड प्रैक्टिकल, यानी कि फिर बात वही पे आती है कि वो हमारी सामाजिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, बच्चों के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, पाठशाला के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, या जो हमारी समाज है उसकी समस्याओं से रिलेटेड होना चाहिए। सो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये सारा कुछ क्या था, ये सब कुछ था स्टूडेंट्स असाइनमेंट या इंटरनल क्वालिटीज। ये सारी की सारी इंटरनल क्वालिटीज थी जिनके बारे में हमने बात की। अब थोड़े से जो आपके पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे, और वो है एक्सटर्नल क्वालिटीज। अब देखिए एक्सटर्नल क्वालिटीज में हम किन चीजों को शामिल करेंगे। नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल क्वालिटी में सबसे पहले आता है आपका प्रिंटिंग। नंबर 2 के ऊपर हम बात करेंगे बाइंडिंग। नंबर 3 साइज
Number 4, price, and number 5, availability. सो ये 5 पॉइंट जो है इनको हम एक्सटर्नल क्वालिटीज में जो एक सामाजिक शिक्षण की अच्छी पाठ्य पुस्तक है, ये सारी 5 क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब छपाई होता है स्टूडेंट्स, कि जो प्रिंटिंग है वो बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम मिसप्रिंट्स, उसके अंदर मिसप्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। देन बाइंडिंग की बात है कि बुक्स जो है बच्चों के लिए उनकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसके पेजेस निकल जाएंगे, वो बिखर जाएगी, वो फट जाएगी। देन नंबर 3 के ऊपर है साइज एंड वॉल्यूम, कि उसका साइज जो है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। नंबर 4 उसका प्राइस, क्योंकि आम बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट बुक का प्रयोग करते हैं, हमारे स्कूलों के अंदर सभी बच्चे टेक्स्ट बुक का प्रयोग करते हैं, टीचर भी करते हैं, तो उसका जो प्राइस है, जो कीमत है, वो रीजनेबल होनी चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से उसको अफोर्ड कर सके और टीचर भी उसको आसानी से अफोर्ड कर सके। देन लास्ट में बात आती है स्टूडेंट्स अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो मार्केट में आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चे के पास वो अवेलेबल हो सके। सो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन है जिसके ऊपर आज हमने डिस्कस करी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।